तमाम जो पुराने नेता हैं वो तो हैं ही, सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी आ गए। अपने आप को मुसलमानों का, खासतौर से युवा मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। आपके हिसाब से जो AIMIM है उसका आने वाले चुनाव में मौलाना मदनी क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जैसे सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और एक रोल है डेमोक्रेसी में। हर सोसाइटी का भी अपना अपना रोल है। किसी ने कोई पार्टी बनाई हुई है, किसी ने कोई बनाई हुई है, कुछ पार्टियां पुरानी हैं, कुछ नई हैं। तो ओवैसी साहब ने भी अपनी एक पार्टी बनाई हुई है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। हर एक आदमी को जोर आजमाई का मौका होना चाहिए। वो मौका उनको भी हासिल है और वो कर रहे हैं अपने लिए। फायदा कितना होगा उसका, उनको कितना फायदा होगा और दूसरों को कितना नुकसान होगा, ये क्या दूसरों को कितना फायदा होगा उनसे? हाँ, फायदा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, आप जो जिस तरफ मेरा जहन नहीं था उस तरफ आप ले जा रहे हैं इस जहन को। तो ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें होता है। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। उनका खुद का फायदा भी हो सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है और किसी का फायदा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ये होगा। क्या आपको लगता है वो जगह बना पाएंगे अपनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या इस तरह की, जो कि केवल एक पार्टी अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बताती है या युवा मुसलमानों की बात रखने वाली पार्टी बताती है, क्या अच्छा, कोई तो पार्टी होनी चाहिए जो किसी की, गरीब की, कमजोर की बात रखे। देखिए, ये जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन है, अगर इसको दूर करने के लिए कोई पार्टी खड़ी है और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, तो चाहे मैं उससे सहमत ना हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन सहमत ओवैसी साहब से सहमत नहीं है। फिर वही बात है, आप मेरे मुंह से वो बात मत कहलवाइए प्लीज। मैं कह रहा हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वजूद से सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी ने एक मौका दिया है। और एक बात और है, अगर किसी को एलिनिएट किया जा रहा हो और उसमें उसकी एक आवाज बनकर, तो ये भी अपने आप में बड़ी खिदमत है। बावजूद इसके कि मैं किसी भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं। अगर सहमत बहुत ज़्यादा होता तो मैं उनकी पार्टी में ही चला जाता, ज्वाइन कर लेता और कहता कि भाई हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे, वर्कर के तौर पे काम करेंगे। तो असहमति के बावजूद इसके मौजूद रहने से मुल्क में कई फायदे भी हैं ना। तो लोगों को कोई तो आवाज़ मिल रही है, आप उसको आवाज़ को मत दबाइए, चलने दीजिए जो चल रहा है। इससे फायदा भी है, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जैसे मेरी अपनी खुद की फीलिंग है, मैंने अभी आपको कई वाक़े में सुनाई है, मैंने अपनी फीलिंग और अपने एहसासात कि किस तरह लोगों को सड़क पे वो हो रहा है। सब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है उसको आपके सामने, आप तो समझदार आदमी हैं। तो लेकिन ये कि वो एक आवाज़ है तो रहनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं हो तो कोई और होनी चाहिए। इसका उलट ये है कि जितना ओवैसी साहब अपनी शेरवानी में घूमेंगे उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा, उतना ही समाज पोलराइज होगा। जो आप कह रहे थे कि समाज को जोड़ने की बात, इससे तो एकदम जुदा होगा। उतना और ये हिंदू मुसलमान होता जाएगा चुनाव, उतना बीजेपी को तो फायदा है। आप क्या इस बात से सहमत हैं? पार्शियली तो सहमत ही हूँ आपसे, पूरी तरह नहीं। वो इसलिए पूरी तरह नहीं हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मौजूद रहने से और पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडिया की ये बहुत बड़ी खूबसूरती और ग्रेटनेस है कि यहाँ एक डेमोक्रेसी है और वो बहुत ही मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये हमारी लिए बड़ी कीमती चीज़ है। खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम है। चाहे वो मोदी साहब को लेकर के आता हो, योगी साहब को लेकर के आता हो, कोई भी आए, पर वो आए हैं तो एक मतलब फिर दोबारा जाना पड़ेगा फील्ड में, दोबारा भी आ जाएं, तीसरी मरतबा भी आ जाएं, लेकिन है मौजूद। तो उसकी मौजूदगी में अगर ओवैसी साहब कुछ एक कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश को ओवरऑल, इन जनरल, मोटे तौर पर एकदम अपोज करने के लिए अपोज नहीं किया जा सकता। इससे सहमत हो सकती, इससे सहमति ज़रूर हो सकती है कि हाँ, फ़ायदा होने के चांसेस हैं बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को अगर फायदा, यानी मुझे बीजेपी के फायदे से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम वो उस बात से है जो आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, इसकी एहतियात की जानी चाहिए। उस हिसाब को भी इसकी एहतियात करनी चाहिए। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो देवबंद से आते हो, देवबंद उत्तर प्रदेश में ही बेस्ड है। मैं योगी साहब के तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
योगी साहब ने भी बांटने का काम किया। अगर ओवैसी साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन है, एतराज़ है, हम लोगों को दोनों एक उस पर हैं, तो मुझे योगी साहब के ऊपर उससे भी ज़्यादा है। योगी साहब की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है दो वजहों से। एक तो ये कि वो मेजॉरिटी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और दूसरे ये कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, बिल्कुल पूरा नहीं किया। किस तरीके से? मुल्क बनाए जाने के लिए जो जिम्मेदारी है, मुल्क में सबको लेकर के चलने की जो जिम्मेदारी है, सबके एहसास को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सबकी सेंसिटिविटीज़ को, सबको जोड़ने की एक कोशिश को, सबको जोड़ के साथ लेके चलने की एक कोशिश को जिस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए था। पर ये तो आप मानेंगे कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं इस वक्त, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वो हर शख्स को बगैर ये देखे कि वो किस धर्म से या किस जात से आता है अब दी जाती हैं। घर हो, बिजली हो, गैस का सिलेंडर हो। पहले जो पार्शियलिटी थी कि अगर आप वीवीआईपी इलाके से आते हो तो आपके यहाँ बिजली नहीं कटेगी, बाकी जगहों पे कटेगी। कुछ जो जाति समुदाय थे जो कि पिछली सरकार का पक्ष दिया करते थे, उनको फ़ायदा पहुंचता था, बाकियों को नहीं। कहीं पे किसी जात की ज़्यादा सुनी जाती थी थाने में, किसी की कम से कम उस पर लगाम कुछ लगी है? क्या आप सहमत हैं? राहुल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतनी बात से तो इत्तेफाक करना चाहिए कि कुछ कोशिश ज़रूर की होगी उन्होंने। आप कह रहे हैं तो मैं आप नहीं मानते? आपको नहीं दिख रही कोशिश? इस तरह से कोशिश नहीं दिख रही है कि सबको जोड़ने की कोशिश की गई हो, इस तरह से नहीं दिख रही है। लेकिन ठीक है, वो आप कह रहे हैं और कुछ ज़रूर हुआ होगा तभी आप कह रहे हैं, वरना आप कहते क्यों? तो इसको माना भी जा सकता है। मैं उनका किसी का भी घोर विरोधी नहीं हूँ। और कुल मिला के केंद्र की सरकार जिस तरह से चल रही है पिछले 7 साल में, 7.5 साल में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने कहा ना कि मुल्क में ऐसा माहौल बन रहा है। जुनैद को मारा गया, 5 साल हो गए हैं। केंद्र में भी सरकार उसी पार्टी की है, जिनके चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि भाई तुम्हारा दिल नहीं भरता तो मुझे ही मार दो आकर के। गांधी आश्रम से कही थी ये बात, अहमदाबाद साबरमती से। तो उनकी सरकार है, और हरियाणा में भी उनकी सरकार है। 5 साल हो गए। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले 1 महीने में 24 इंसिडेंट हुए हैं राहुल जी, सिर्फ 1 महीने में। इस छोटे से इलाके में, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 इंसिडेंट है जो लिस्टेड हैं मेरे पास। उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है। अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं पेश करूंगा चैलेंज के साथ। तो अब बताइए, अच्छा होने का क्या? मैं कैसे, कम से कम मैं तो उस एंगल से ज़रूर देखूंगा जहां मैं सफोकेशन फील करता हूं। मैं उस एंगल से मैं तो ज़रूर देखूंगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से, बिल्कुल सहमत नहीं। बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे और किए, और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल कही जा सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे सामने तो सबसे बड़ा कंसर्न वो आज आके खड़ा हो जाता है ना, कि मैं समझता हूँ कि मेरे देश की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। माफ़ करिएगा, ये तो इससे तो किसी को एतराज़ भी हो सकता है कि नहीं, सबसे बड़ी हम हैं, होंगे, वो भी होंगे। मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, इंडिया का मुसलमान इंडिया की सबसे बड़ी फोर्स है, सबसे बड़ी ताकत है। उसको आप कमज़ोरी मत बनाइए इंडिया की। मैं असेट हूँ इंडिया के लिए, मुझे लायबिलिटी मत बनाइए, प्लीज़ मत बनाइए।